नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे पहली और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। राजभवन में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है और निकायों में आरक्षण से संबंधित है यह अध्यादेश। और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण होगा 9 नगर निगम में 1 सीट एससी कोटे के नाम, तो 2 सीट ओबीसी और 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 41 नगर पालिकाओं में 1 सीट पर एससी और 12 सीट ओबीसी और 14 सीट महिलाओं के लिए। 45 नगर पंचायतों में 6 सीट एससी के लिए और यानी शेड्यूल कास्ट के लिए और 6 सीट जो है तो एससी के लिए होगा। देहरादून के 100 वार्डों में सभासद के लिए भी आरक्षण। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है और राजभवन में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिली है। क्या कुछ पूरी खबर है और कहां कब पर किस तरह से बांटा गया है एससी से लेकर ओबीसी तक? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लंबे समय से जो निकायों में जो चुनाव की जो कवायद चल रही थी, जिसमें आरक्षण का पेंच लगातार फंसा हुआ था, उस आरक्षण का जो रास्ता था वो यहाँ पर साफ हो चुका है। राजभवन की तरफ से आरक्षण संबंधी जो अध्यादेश था उस बिल को यहाँ पर मंजूरी देने का काम यहाँ पर कर दिया गया है और राजभवन से इस मंजूरी मिलते ही ये कह सकते हैं कि अब निकायों में जो चुनाव का रास्ता था वो अब पूरी तरीके से साफ यहाँ पर हो चुका है। आरक्षण का रोस्टर भी यहाँ पर जारी हो चुका है। प्रदेश की ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश के जो सभी नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ पर अब आरक्षण का जो रोस्टर था वो जारी करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। प्रदेश के 9 नगर निगमों में से ये कह सकते हैं कि 1 सीट एससी कोटे के लिए आरक्षित रखी गई है, यानी एक मेयर जो होगा वो एससी हुआ होगा, 2 मेयर ओबीसी के होंगे और 2 मेयर महिलाओं के लिए यहाँ पर रखे गए हैं और इसके बाद 3 यहाँ पर जनरल कैटेगरी में यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये आरक्षण जारी हुआ वो सीधे तौर पर सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यहाँ के दिया गया है और जो एकल सदस्य जो समिति यहाँ पर बनाई गई थी आरक्षण के लिए, उस समिति की सिफारिशों को पूरी तरीके से मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। अब यह सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाना है कि किस क्षेत्र को आरक्षित यहाँ पर किया जा सकता है, किस सीट को यहाँ पर रिजर्व रखा जाएगा और किसको यहाँ पर सामान्य रखा जाएगा, कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और कौन सी नगरपालिका जनरल यहाँ पर रखी जाएगी। सरकार की तरफ से भी यहाँ पर तय किया जाना है क्योंकि आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर अब राज्य सरकार की तरफ से निकाय चुनाव के लिए जो आचार संहिता है, चुनाव की जो आचार संहिता उसको लागू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसके लिए पूरी तरह से जो तैयारी है वो यहाँ पर कर ली गई है और ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में अब निकाय के चुनाव हुआ और उसकी जो सरगर्मियां होंगी और तेज होती हुई नजर आएंगी। जी अब चूंकि अब निकाय चुनाव न कराने को लेकर सरकार पर लगातार आरोप लग रहा है, खास करके धामी को घेरने की कोशिश की जा रही थी मुख्यमंत्री को कि निकाय चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये तैयार नहीं है। अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो क्या पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव वो साथ में होने के आसार हैं या फिर वो अलग अलग होंगे? देखिए, अभी तक की कोशिश सरकार की या फिर जो राजनीति के जो जानकार लोग हैं अगर उनकी बात को माने तो यही कोशिश सरकार की यहाँ पर रही है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ यहाँ पर कराए जाए क्योंकि चुनावों की बार बार आचार संहिता लगने से जो विकास के काम प्रभावित होते हैं उससे सरकार बड़ी चिंतित यहाँ पर नजर आती है। यही वजह है कि सरकार इन सब चीज़ों से बचना चाहती है, इसीलिए संभावना यही है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ यहाँ पर हो सकते हैं। इससे सरकार को कई तरीके के लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ कि जो आचार संहिता 2 बार 2 चुनावों के लिए लगनी थी अब सिर्फ एक ही बार यहाँ पर लागू होगी और दोनों जगहों पर चुनाव यहाँ पर शांतिपूर्वक संपन्न यहाँ पर कराए जा सकते हैं। इसके अलावा जो 2 जगह जो मतदाता होते हैं उनके भी 2 जगह से जो वोट का इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर बच पाएगा, यानी लोकतंत्र पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया में यहाँ संपन्न होगा। और ये कहा जा सकता है कि अब निकाय चुनाव की जैसे ही तारीखें घोषित होंगी तो निकायों की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी तेज हो जाएंगी और अब ये जल्द ही सरकार की तरफ से यहाँ पर तारीखों का ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि अब ये कहा जा सकता है कि आरक्षण का रास्ता साफ होते ही
जो 45 दिन की आदर्श आचार संहिता होती है चुनाव के लिए, उसका तय समय यहाँ पर देखा जाएगा। और ये उम्मीद की जा सकती है कि नए साल पर यह सौगात प्रदेशवासियों को मिल सकती है कि निकाय पंचायत चुनाव दोनों एक साथ हो सकते हैं। जी अभय, अब चूंकि राजभवन से अब इस पूरे आरक्षण को लेकर ग्रीन सिग्नल मिल गया है, इस पूरे मतलब मंजूरी मिलने के बाद अब विपक्ष की तरफ से कोई बयान, और ये निकाय चुनाव कब तक संभावित है कि ये चुनाव कराया जा सकता है? देखिए, अभी तक की स्थितियों में ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते आए हैं। विपक्ष की तरफ से अब भी इसे ये कहा जा सकता है कि विपक्ष ने आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया कि राजभवन से जो मंजूरी मिली है उसको भी अभी सरकार की तरफ से टालने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि पिछले एक साल से निकायों में चुनाव नहीं हो पाए हैं। निकायों के बाद अब कह सकते हैं कि पंचायतों का जो कार्यकाल था वो भी नवंबर माह में समाप्त हो चुका है। एक महीने के करीब ये कह सकते हैं कि एक महीने करीब पंचायतों में भी प्रशासन का अपना काम करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आचार संहिता में देरी हो सकती है। सरकार दोनों ही चुनाव को एक साथ कराना चाहती है। जब यानी सरकार के अनुकूल जब माहौल होगा, समय होगा, तो सरकार उसके हिसाब से अपना काम कराना चाहती है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर इसे कहा जा सकता है कि जो निकायों को लेकर जो तैयारी की जा रही थी, चाहे वो आरक्षण से संबंधित तैयारी हो या फिर दूसरी निर्वाचन संबंधित तैयारी हो, उन तैयारियों को पूरा करने में थोड़ा समय जरूर यहाँ पर लगा। लेकिन अब जब आरक्षण का रास्ता साफ हो गया तो जल्द ही निकाय और पंचायत चुनाव भी यहाँ पर हो सकते हैं। जी ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देहरादून में रैली निकाली गई। दून वैली महानगर व्यापार मंडल की आक्रोश रैली, मुख्य बाजार के व्यापारी भारी संख्या में रैली में शामिल रहे। देहरादून के रेंजर ग्राउंड से ये रैली निकाली गई और इस दौरान बाजार में व्यापारियों की दुकान भी बंद रही। आक्रोश रैली पलटन बाजार से होते हुए लक्कीबाग, दर्शनी गेट, प्रिंस चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। डोईवाला से जो विधायक है केरला जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इस जन आक्रोश रैली में आए हैं और क्या कुछ इस समय उद्देश्य नजर आ रहा है। विधायक जी, आप लोग भी इस जन आक्रोश रैली में आए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे इससे समाप्त करने की बात करेंगे? 5 अगस्त से और वर्तमान तक लगातार बांग्लादेश में जब से शेख हसीना जी की सरकार को हटाया गया वहाँ पर, तब से यूनुस की सरकार के द्वारा लगातार हिंदू अल्पसंख्यक, बौद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज, हमारा सिख भाई हैं, वहाँ पर उनको बड़ा दमन अत्याचार किया जा रहा है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हमारे जो वहाँ पर मंदिर हैं, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और इस प्रकार का दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। आज आपने देखा, ये 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और एक तरफ हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और एक तरफ बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। तो आज ये आक्रोश रैली जो मार्च है, आप देखिए इसमें सभी भारतीय और सभी धर्मों को मानने वाले इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर हमारे अल्पसंख्यक भाई, हिंदू अल्पसंख्यक भाई जो बांग्लादेश के अंदर हैं, उनके खिलाफ अगर इस प्रकार दंडात्मक कार्रवाई की गई तो उसका कड़ा मुकाबला किया जाएगा। और आप ये अपना विश्व का हिंदू समाज, अल्पसंख्यक समाज को जो है पूरे विश्व के देशों का समर्थन मिल रहा है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जी हो, चाहे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में विषयता हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मन हो, अन्य देशों से भी लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, ये इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और हमारी भारत सरकार भी इसके लिए लगी हुई है। अन्य देश के सोचिए प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कल आपने देखा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी भी जो वहाँ पर गए थे और लगातार बांग्लादेश की यूनुस उनसे भी मिले थे, वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी से भी मिले थे और इस प्रकार का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है उसको रोकने के लिए भी लगातार हमारी सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। और ये आक्रोश का जो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आज इस रैली में आ रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि इस प्रकार का अत्याचार, दमन और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक अन्य समाज के लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अन्य सेवाओं में हैं, पुलिस बल में हैं, उनको जबरदस्ती उनको रिजाइन देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आज पूरा समाज
पूरा भारत, पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो रखा है अपने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भाइयों की रक्षा के लिए। ये तो सब कुछ ठीक है, आप लोग कह रहे हैं बातचीत हो रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी सब चीजों को लेकर मुद्दा बना रहा है। वो कह रहा है बात हिंदुओं की आती है, धर्म वाली पार्टियां चुप हो जाती है, क्यों नहीं अभी तक इन चीजों पर पहल हो पाती? देखिए, हमारी सरकार लगातार संपर्क में है। आप देख लीजिए, लगातार जितने भी एमपीसी हैं, दूतावास उनके साथ संपर्क हो रहा है। लगातार भारत सरकार को जो करना है वो कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। भारत सरकार को जो करना है वो बहुत अच्छा कर रही है और लगातार बांग्लादेश की सरकार को लगातार चेताया जा रहा है कि ये गतियां ना करे, बार बार ये ना करे, और जो होगा वो बड़े स्तर पे जो भी करेंगे। लेकिन जब तक विपक्ष का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने तो उनकी स्थिति तो आप लोग सब जानते हैं। उनके कारण तो आज पूरा देश में क्या स्थितियां हुई हैं तो आप सब लोग जानते हैं। हम लोग, हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आज हम लोग इस आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में समाज का हर वर्ग, समाज के हर लोग, समाज का हर शहरी, हर क्षेत्र का लोग यहाँ पर इसमें आ रहा है, इस आक्रोश मार्च में आ रहा है। जी, लोगों के लिए क्या कुछ संदेश कहेंगे, क्या अपील करेंगे ताकि ये सब चीजें? देखिए, हम लोग सनातन में हमेशा ये सिखाया गया है, हम लोग विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं और हम हर चीज को शांति से चाहते हैं। हम हर जगह प्रेम से व्यवहार करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारा जो ये आक्रोश मार्च है, इसमें बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी जो है अपना गुस्सा अपना दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है। लोग शांतिपूर्ण ढंग से बड़े अच्छे उससे व्यवस्थित तरीके से इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। ठीक है जी, बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं, रंजस गांव में सभी लोग जमा, यहाँ से एक रैली के रूप में सभी लोग घंटा घर जाने का काम यहाँ तक कर रहे हैं, वहां पर अपनी बातचीत रखेंगे। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि सचिवालय में शीतकालीन यात्रा और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में यह बैठक आयोजित की, जिसमें सभी आला अधिकारी शामिल हुए। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया। महाकुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल सजेगा और उत्तराखंड की संस्कृति को भी इस पंडाल में दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश में होने वाले कुंभ महोत्सव में अपने स्तर से सभी मदद उपलब्ध कराएगी और साथ ही राज्य में रहने वाले साधु संत और जो आमजनों की सुविधा के अनुरूप उनके परिवहन की व्यवस्था भी कराई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड की कार्य योजना के लिए पूर्व में यानी पहले भी वो बैठक कर चुके हैं। माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। तो वहीं प्रदेश में बीजेपी सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में कई ऐसे कार्यों को कर रही है जिससे न सिर्फ पहचान कायम रहे बल्कि उन कार्यों के जरिए युवाओं के पलायन को रोकने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इस बात पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि रोजगार के अवसर देकर और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए कई बहुआयामी योजनाएं चलाई गई, जिसमें खास तौर पर होम स्टे के माध्यम से सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा दिया ताकि पहाड़ों से पलायन को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किया, जिससे आज पहाड़ों पर शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर हुआ है, सुधरा है।
धामी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे लगन से काम कर रहे हैं। और जहां तक होम स्टे की बात कही आपने, चारधाम यात्रा की बात कही, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र में जो रोजगार के साधन डेवलप होने चाहिए, उनके लिए लगातार उनका प्रयास रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी की में भी बात करें हम, तो 22,000 सरकारी नौकरियां उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को धामी जी के द्वारा दी जा चुकी है। उसके साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का काम या रोजगार बढ़ाने का काम और शरतकालीन चारधाम यात्रा को जो आज उन्होंने पहल की है, वो सराहनीय कदम है। और जो हमारे सनातन धर्म में और जो हमारी चारधाम यात्रा में आस्था रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर भी है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में रविवार दोपहर से मौसम ने पूरा 360 डिग्री कन्वर्ट हो गया है, मौसम पूरा करवट ले लिया है। और जिसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन धामों के अलावा हर्षिल, हेमकुंड साहिब, औली के साथ कुमाऊं मंडल में मनुष्यारी और बागेश्वर नैनीताल की ऊंची चोटियां, रानीखेत, मुक्तेश्वर में भारी बर्फबारी। सोमवार को टेहरी और मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यहां दोपहर को भी वो काफी ठंड रही। मौसम विभाग ने मंगलवार को 12 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से मैदान का तापमान अचानक से गिर गया और सोमवार को अधिकतम तापमान में 7 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की। तो अब हम आपको 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा बाकी की कई जगहों पर सामान्य तापमान से 6 डिग्री तापमान अचानक नीचे गिरा है, जिसकी वजह से ठंड और बर्फबारी के आसार यानी ठिठुरन जो है वो अब बढ़ गई। और लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि 10 तारीख का जो मौसम विभाग का अनुमान था कि 10 तारीख आते आते उत्तराखंड में ठंडक जो है वो दस्तक देगा। और दस्तक कुछ इस तरीके से दिया कि अचानक सामान्य तापमान से 6 से 7 डिग्री तापमान नीचे चला गया। तो वहीं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजना के तहत जनपद पौड़ी का मत्स्य विभाग यानी मछली पालन जो किया जाता है, वो विभाग लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में पौड़ी लगातार विकास की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनसीडीसी योजना के जरिए जिले में 2 दर्जन से अधिक समूह द्वारा कम ब्याज की दर पर लोन लेने के बाद मत्स्य पालन के क्षेत्र में जिले को आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी पौड़ी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि एनसीडीसी योजना के जरिए बहुत ही आसान तरीके से काश्तकार को लोन उपलब्ध हो रहा है और जिससे वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। इस वर्ष 24-25 से हमारे जनपद में गतिमान है और हमने अभी तक अलग अलग विकास खंडों में लगभग 8 प्राथमिक सोसाइटीज बना दी हैं। इस क्रम में हमारे थैलीसैंड में एक काश्तकार है रविंद्र सिंह, जिनकी फतकेत तोक स्वायत्त सहकारिता नाम की समिति है और उन्होंने इसके तहत क्लस्टर में फार्मिंग इनकी समिति ने शुरुआत की है। और इस वर्ष का उत्पादन उनसे हमने जानकारी ली तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 9 कुंटल का उत्पादन हो गया, यद्यपि थोड़ा उसमें मोर्टेलिटी भी हुई और अभी भी उनके द्वारा लोकल बाजार में ही लगभग 250 से 300 की दर पे मछलियों को बेचा जा रहा है। दूसरी ओर इस योजना का फायदा ये है कि अगर लाभार्थी को अपना लाभार्थी अंश लगाने में दिक्कत हो रही है तो वो सीधे विभाग को अप्रोच कर रहा है और बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के विभाग उनको 9.7 मत्स्य विभाग हमें पूरे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मत्स्य विभाग से मैं स्वयं से ही वर्क करता हूँ सर। और जब मुझे पता लगा कि मत्स्य विभाग से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस चीज़ के लिए, जो भी हमें फीड के लिए, सीड के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब यहाँ पर पैसा प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने कहा मैं लगातार कांटेक्ट में रहता हूँ यहाँ पर जो भी हमारे सर है। तो जब मैंने खुद स्वयं से काम किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे पता लगा तो मुझे मत्स्य विभाग से इसमें काफ़ी लाभ मिला है सर इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो जब रिटर्न उसकी जो रिटर्न आता था वो उतना मतलब बराबर पर आता था। तो जब मुझे मत्स्य विभाग से ही हेल्प मिली तो मेरे को उसका 50% का बेनिफिट मिल जाता था।
तो पिथौरागढ़ से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन मील का पत्थर अब साबित होगा, क्योंकि लेलू में बन रहा बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने लेलू में स्थित श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा हाल से जुड़े शेष लंबित कार्यों की जानकारी अधिकारियों और कार्यदायी संस्था से ली और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की ओर से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि बहुउद्देशीय हॉल में लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। बचे हुए कार्यों को भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बहुउद्देशीय हॉल तक आने वाली सड़क मार्ग के डामरीकरण और पार्किंग निर्माण की जानकारी जिलाधिकारी को दी। तो वहीं दून घाटी में शीतलहर के आगमन के साथ ही सर्दियों में बेघर लोगों के सर पर छत देने के लिए नगर निगम अब रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहा है। देहरादून के रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं और इसके साथ ही सभी रैन बसेरों में हर साल की तरह इस साल भी अलाव जलाने की व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।